Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So TFR 2011 से next question करने वाले हैं. Consider the matrix M is given to you, a 3D basis formed by the eigenvectors of M is. तो यहाँ पे options given है, इनमें से आपको आइगन वैक्टर निकालना है. तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी होगी. एंड फॉर आइगन वैल्यूज सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी. m माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0. यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है दैट इज़ 1 0 0. सो वी हैव टू राइट 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा एंड माइनस 1 एंड अगेन हियर 0 माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा. और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको इक्वल्स टू 0 करना होगा. So in the next step we have to solve this one. So 1 minus lambda और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड -1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा की आपको 3 वैल्यूज़ मिल रही है, लैम्डा 1 एंड प्लस -1. तो ये जो तीनों वैल्यूज़ मिल रही है इसके करेस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैक्टर्स निकालना है. तो आइगन वैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, AX इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स पुट कर देते हैं और आइगन वैक्टर के लिए आपको बस लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी होगी. तो यहाँ पर एक ही जगह एम मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पूरी फिर से लिखेंगे 1 0 0 0 0 -1 एंड 0 -1 0. एंड एक्स आइगन वैक्टर है जिसकी वैल्यूज़ होंगी x1 x2 x3. लैम्डा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 एंड इट इज़ अगेन x1 x2 एंड x3. तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन आपको मिलेगी x1 इज इक्वल्स टू x1. यहाँ से देख सकते हैं बाकी टर्म 0 हो जाएंगी. नेक्स्ट में आपको मिलेगा माइनस का x3 इज इक्वल्स टू x2 और जो लास्ट इक्वेशन मिलेगी -x2 इज इक्वल्स टू x3. तो ये 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पर मिल रही है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि यदि x1 k के इक्वल है इन दैट कंडीशन आपका x3 x2 और x2 -x3 के इक्वल हो, यानी इसमें से कोई एक k होगा तो दूसरा -k हो जाएगा. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हम लोग बना सकते हैं. यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है. तो नॉर्मलाइज्ड वैक्टर्स नहीं है यहाँ पर, डायरेक्टली आपको बेसिस वैक्टर्स ही डायरेक्टली देखना है. सो यहाँ से हम 2 सिचुएशंस बना सकते हैं कि जो x1 की वैल्यूज़ हैं वो 0 हो सकती है एंड अनदर 1 एंड -1. एंड दूसरा पॉसिबल हो सकता है 1 हो, ये 1 और ये -1 हो. सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग. तो ये 2 आइगन वैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं. सो इससे नेक्स्ट जो लैम्डा इक्वल्स टू -1 है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स हम निकालते हैं. देन अगेन 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 और फिर से x1 x2 x3 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1 एंड अगेन x1 x2 एंड x3. तो यहाँ से जो इक्वेशंस मिलेंगी वो मिलेगी x1 इक्वल्स टू x1, अगेन -x3 इज इक्वल्स टू -x2 एंड द लास्ट वन -x2 इज इक्वल्स टू -x3. तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशंस मिल रही हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो वैक्टर्स हो सकते हैं आइगन वैक्टर्स दैट विल बी 0 1 1 क्योंकि ये इक्वल रहने वाले हैं यहाँ पर. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें देखना है. तो ऑप्शन में आप देखिए ये जो है 1 1 -1 0 1 1 एंड 0 1 -1, ये आपको 3 यहाँ पर आइगन वैक्टर्स मिल रहे हैं. तो 0 1 -1 1 1 -1 एंड लास्ट वन 0 1 1. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें निकालना है. वैसे जनरली हम जब आइगन वैक्टर्स निकालते हैं तो हम k की टर्म्स में लेते हैं. लाइक यहाँ पर लेट करते हैं x1 को k या फिर यहाँ पे 0 कर दिया है तो x2 को k कर सकते हैं, x1 को 0 कर सकते हैं, x2 को k कर सकते हैं. तो x3 भी यहाँ से क्या आएगा, फिर नॉर्मलाइज किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2 भी वहाँ पर रहता है. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यदि हम देखें तो हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली गेट आवर आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन TFR 2011 का ही है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग two solid spheres S1 and S2 of same uniform density fall from rest under gravity in a viscous medium and after some time reach terminal velocities v1 and v2. जो स्फेयर S1 है वो v1 वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है
और S2 आपका V2 वेलोसिटी से जा रहा है, एंड द टर्मिनल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी वेयर द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0। और एक टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट यदि किसी लंबी जगह से गिर रहा है, एक कांस्टेंट मोशन कर रहा है, इन दैट कंडीशन, जैसे पाइप में से एक बॉल जा रही है, विस्कस फोर्स उस पर लग रहा है, तो वो ड्रैगिंग फोर्स उसके बाकी जो एक्सेलरेशन है, बॉन्सी फोर्स है, उन सबको बैलेंस कर देता है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, टोटल फोर्स जीरो हो जाता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है वो, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। इफ द masses of S1 and S2 are m1 and m2 and v1 is equals to 4v2, then ratio m1 by m2 we have to find out। ये क्वेश्चन जो सेम है CSR नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटीज़ के केसेस में आप लोग दो रिजल्ट्स अच्छे से याद रखें हमेशा। एक तो ध्यान रखें कि v हमेशा प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। द फर्स्ट रिलेशन, द वेलोसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमेशा। तो यहाँ से आपको v और v1 और v2 में रिलेशन है, जिससे आप r1 r2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। और मासेस की यदि हम बात करें तो स्फेरिकल बॉल के लिए मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के। तो यहाँ से दो रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो मास जो होगा वो r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जो दो स्फीयर्स आपको गिवन है उनके लिए वेलोसिटीज में रिलेशन गिवन है, दैट v1 इज इक्वल्स टू 4v2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू r1 बाई r2 का स्क्वायर। तो v1 और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4v2 बाई v2 इज इक्वल्स टू r1 बाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से r1 बाई r2 आ गया आपके पास 2/1। तो r1 और r2 में रिलेशन आ गया, r1 इज इक्वल्स टू 2r2। तो ये रिलेशन आ गया, r1 बाई r2 2/1 आ गया। तो यहाँ से हमें निकालना है m1 बाई m2, सो दैट इज गोइंग टू बी r1 बाई r2 क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/1 का क्यूब, सो 8 विल बी द आंसर। तो रिजल्ट्स ध्यान रखिए हमेशा। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन एज 2/9 एंड डेंसिटीज का डिफरेंस रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा एंड आर स्क्वायर जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है। यहाँ से डिपेंडेंसी देख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आप प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस ध्यान रखें, फार्मूला याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सेट वेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बाकी जो यहाँ पर नेट और TFR जेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें डायरेक्टली आपसे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस ही पूछे जाएंगे। The next question from TFR 2011 we are having, that is from classical mechanics and Lagrangian से question है। If the Lagrangian of the system is L equals to half 1/8 m zeta plus eta zeta dot square upon zeta square plus eta dot square upon eta square plus 4 zeta eta phi dot square plus 1/8 k जीटा प्लस ईटा का होल स्क्वायर, जहाँ पर के कांस्टेंट है, तो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी सिस्टम में क्या होगी। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से आपको कंजर्व्ड क्वांटिटी बताना है। तो यहाँ पर जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन है जीटा ईटा और फाई का, है ना। एक जीटा डॉट अवेलेबल है, एक ईटा डॉट अवेलेबल है, एक फाई डॉट अवेलेबल है। तो जीटा डॉट भी है और जीटा भी है लैग्रेंजियन में, राइट। ईटा डॉट है और ईटा भी है, फाई डॉट है लेकिन फाई प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर फाई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया, सो वी कैन राइट इट। जिससे भी इंडिपेंडेंट रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर इफ क्यू डॉट इज प्रेजेंट इन द लैग्रेंजियन एंड क्यू इज एब्सेंट, देन यहाँ पर हम क्यू को साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, एंड दैट कोऑर्डिनेट विल बी ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो यहाँ पर आपका फाई डॉट प्रेजेंट है एंड फाई इज नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट, that's why phi will be the conserved quantity and the momentum corresponding to the phi is going to be constant। तो p phi हम यहाँ पर लिखेंगे del L upon del phi dot। तो phi dot के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, इसको करेंगे तो ये आएगा 8 m 1/8 यहाँ पर है और 8 यहाँ से आ जाएगा, सो 1/8 m और इंटू में आप लिख सकते हैं 4 × 2 एंड जीटा ईटा फाई डॉट। तो यहाँ से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, m जीटा ईटा फाई डॉट विल बी द कंजर्व्ड क्वांटिटी। फाई कंजर्व रहेगा
और फाई के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. तो del L upon del phi dot हमने निकाला. सो m जीटा ईटा फाई डॉट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो इतने क्वेश्चंस करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी. TFR 2011 के सारे क्वेश्चंस एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू एवरीवन.